फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट के बारे में। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिफ्यूजन के बारे में, और डिफ्यूजन में हमने देखा था सिंपल और फैसिलिटेट। सिंपल में हमने बताया था कि जो इसमें सैचुरेटेड पॉइंट नहीं होता क्योंकि इसमें कैरियर्स नहीं होते, लेकिन फैसिलिटेट वाले में कैरियर्स होते हैं तो उसमें सैचुरेटेड पॉइंट भी होगा। ठीक है, तो आज हम देखने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होगा, एक तो इसके अंदर एटीपी यूज होगा। ठीक है, और एटीपी क्यों यूज होता है, क्योंकि इसमें लो से हायर कंसंट्रेशन की यूज जाती है। ठीक है, जब कोई चीज लो से हायर कंसंट्रेशन जाती है तो वहाँ पे एटीपी की कंजम्पशन होती है। जैसे यहाँ पे देखो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा के पास यहाँ पे जो बाइंडिंग साइट है एटीपी की। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एटीपी लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट होने वाला है हायर लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो यहाँ पे लोअर टू जब हायर कंसंट्रेशन को चीज जाएगी तो यहाँ पे एटीपी का यूज होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बीटा साइड्स होती है। बीटा साइड क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड के जो हमारे कार्ब्स होते हैं, शुगर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो वो यहाँ सेंटर करते हैं। ये बीटा साइड स्पेशली जो हमारे कार्ब्स होते हैं उसके लिए होती है। ठीक है, तो एक हमारे पोइजन की साइट होती है। इस पोइजन की साइट में जैसे ये पोइजन है ओयाबिन, तो ये क्या होता है, प्लांट्स में स्पेसिफिक मिलता है। कुछ स्पेसिफिक प्लांट होते हैं उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है। तो इसका इस्तेमाल पहले लोग क्या करते हैं, जैसे वो तीर कमान होते थे ना, तीर के आगे जो वो छोटी सी चोंच वगैरह होती है, जिस चोंच यहाँ पे लगती है। ठीक है, तो यहाँ पे ना इस पोइजन को यूज किया करते थे वो। ये क्या करते हैं, जैसे कार्डियक की प्रॉब्लम क्रिएट करके ना, जैसे तो उस वजह से क्या होता है कि जैसे अब हार्ट में कोई प्रॉब्लम हो जाती है हार्ट का, क्योंकि वो क्या होता है स्पेसिफिक जो हार्ट होती है उसकी एक्टिविटी को लो कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंसान की डेथ हो जाती थी इस पॉइजन की वजह से। तो यहाँ पे इसकी एक साइट होती है, वहाँ पे पॉइजन कंबाइन करता है। अब देखो एक्टिव के ना जो हमारा एक्टिव प्रोसेस है इसमें काफ़ी ज़्यादा क्या करते हैं, इसे इसके यूजेस देख लेते हैं पहले। देखो पहले तो ये करता है, मेंटेन करता है इसकी वॉल्यूम को, सेल की वॉल्यूम को मेंटेन करता है। ठीक है, यानी अंदर और बाहर के कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। उसके बाद यहाँ पे क्या होता है, कपलिंग रेशो होती है। कपलिंग रेशो जैसे मीन जैसे सोडियम बाहर गए हमारे पास, यहाँ पे 3 सोडियम बाहर गए, कपलिंग रेशो में से 3 यहाँ पे 3:2 की रेशो में होता है। यानी 3 सोडियम बाहर गए तो जो हमारे पोटेशियम थे वो 2 अंदर आए, तो 3:3:2। तो ये वाली कपलिंग रेशो हम बोलते हैं इसको। ठीक है, उसके बाद है हमारा एक्टिविटी। हम देखते हैं एक्टिविटी तब कब इंक्रीज होगी, जब जैसे मान लो थायरोक्सिन है, इंसुलिन है, ठीक है, एल्डोस्टेरोन है, तो ये क्या करते हैं, एक्टिविटी को इंक्रीज करते हैं। उसके बाद हमारा डिक्रीज कौन कौन करता है, जैसे हमारे पास ये पॉइजन था एक, ठीक है, ओबिन पॉइजन। ठीक है, डिजिटैलिस, ये हार्ट के लिए यूज होती है। ठीक है, डोपामाइन और 2,4-नाइट्रोफिनोल, तो ये एक्टिविटी को इंक्रीज करती है इसकी। ठीक है, यहाँ पे एक्टिविटी डिक्रीज होती है। ठीक है, देखो एक मेन पॉइंट यहाँ पे ये रहेगा कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट था। ठीक है, अब प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, एटीपी, मतलब इसके पास एटीपी की बाइंडिंग साइट होती है। यानी प्राइमरी जो ट्रांसपोर्ट जो हमारा एटीपी है वो क्या करेगा, और डायरेक्टली इसके साथ मतलब बाइंड हो जाएगा और तब अपना एक्शन शो करेगा। लेकिन जो हमारा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उस केस में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो सोडियम के साथ आ रहा है। ठीक है, यानी जब सोडियम जाएगा तो ग्लूकोज जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने जो ये यहाँ पे शो की है, जैसे हमारे पास ये गट का ल्यूमेन है। ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की क्या है हमारे पास, ल्यूमिन है। अब ल्यूमिन क्या होता है, स्पेस जो खाली होता है उसको ल्यूमिन बोलते हैं, और उसके साइड में ये सेल्स है हमारे पास। ठीक है, यानी मैंने इसको ट्रांसवर्स सेक्शन में काट दिया। ठीक है, अगर मैं देखो इसको हमने काटा हुआ है इसको, तो यहाँ पे सेल्स शो की हुई है। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, देखो जो हमारे जो यहाँ पे बेसोलेटरल मेम्ब्रेन होती है यानी सेल्स के पीछे। ठीक है, और यहाँ पे एपिथेलियम है। अब देखो क्या होता है, जब हम जैसे मान लो कि किसी ने जब यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज आता है, ठीक है, सोडियम ग्लूकोज क्या करता है, इसके अंदर एंटर करता है। देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये भी है कि जब सोडियम एंटर करेगा तो उसके साथ ग्लूकोज भी जाएगा, यानी इकट्ठे जाएंगे दोनों। ठीक है, और यहाँ पे जब सोडियम की और पोटेशियम की यहाँ से निकल जाते हैं, जब सोडियम बाहर और पोटेशियम अंदर चले जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होती है, कमी आ जाती है उसकी ग्लूकोज की, क्योंकि सोडियम ऐसे जा रहा है और तो अपने साथ ग्लूकोज भी लेके जा रहा है। तो यहाँ पे जब सोडियम जो होता है, ये सोडियम जब हम अपने ORS पिया होगा तो उसमें सोडियम ग्लूकोज वगैरह सब प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सोडियम और ग्लूकोज इकट्ठे जाएगा अंदर। ठीक है, तो ORS का सबसे बेटर एग्जाम्पल है कि ORS में क्या होता है, जैसे NaCl होता है, शुगर वगैरह होती है सारी। ठीक है, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो ORS को हम जनरली क्यों यूज़ करते हैं, डायरिया वगैरह में यूज़ करते हैं जब पानी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। तो यहाँ पे क्या क्या करते हैं, ये जो नेक्स्ट हम बात करते हैं वेसिकल्स। हम 2 एग्जाम्पल पढ़े थे, सो 2 क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। फर्स्ट जो हमारा था एंडोसाइटोसिस, एक था एक्सोसाइटोसिस।
तो एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इनटेक ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल, यानी जो मॉलिक्यूल बड़े बड़े होते हैं, जैसे मान लो अब हमारे जो सेल्स होते हैं उनको बड़े मॉलिक्यूल्स की जरूरत होती है। तो कई बार क्या होता है, तो इनके लिए स्पेसिफिक हमारे वेसिकल्स होती हैं वो प्रेजेंट होती है। तो अब जो हमारी वो जो लार्ज मॉलिक्यूल है वो सेल के अंदर से बाहर भी जाना होता है उनको, और अंदर भी आना होता है। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। तो इनटेक ऑफ अ लार्ज मॉलिक्यूल इवन अ फुल सेल इनटू द सेल, यानी जो हमारा कई बार क्या होता है, जो बड़े मॉलिक्यूल्स या एक सेल होता है तो वो पूरे के पूरे क्या करते हैं, सेल के अंदर चले जाते हैं, ठीक है, वेसिकल्स के थ्रू। तो यहाँ पे हमारे पास दो एग्जाम्पल हैं इसके। फर्स्ट जो हमारा है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस क्या होता है, जब जैसे अमीबा है, अमीबा अपने फूड कैसे खाता है, जैसे सपोज वो क्या करता है, यहाँ पे स्यूडो उसकी क्या होती है, आंत होती है, तो वो क्या करती है, उसके बैक्टीरिया को साइड साइड से घेर लेती है, ठीक है। तो वो अपने पूरे सेल्स को क्या कर रही है, इनगल्फ कर रही है। तो फैगोसाइटोसिस का एग्जांपल अमीबा है, डब्ल्यूबीसी है, जो वो डब्ल्यूबीसी क्या करती है, हमारे जो हमारे बॉडी के अंदर जब बैक्टीरिया एंटर कर जाता है तो डब्ल्यूबीसी को इनगल्फ कर लेती है, ठीक है। यानी इसको एक तरह से पूरी एक बैक्टीरिया का सेल है और डब्ल्यूबीसी का भी अपना एक सेल है, तो वो पूरे बैक्टीरिया के सेल को अपने अंदर इनगल्फ कर रही है, ठीक है। तो वो कैसे करती है, एंडोसाइटोसिस के थ्रू। नेक्स्ट हमारा पिनोसाइटोसिस। अब देखो जो हमारा फैगोसाइटोसिस था इसके अंदर स्पेसिफिक जो सॉलिड पार्टिकल होते हैं वो एंटर करते हैं, लेकिन पिनोसाइटोसिस के अंडर हम क्या देखते हैं, लिक्विड पार्टिकल जो होते हैं वो इनटेक होती है। तो इसमें एग्जांपल है माइक्रोबिलाई जो गट में होती है वो वाटर का अपटेक करती है, ठीक है। देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे एग्जाम्पल है, यहाँ पे बैक्टीरिया है बाहर, तो इस बैक्टीरिया को साइटोप्लाज्म के अंदर जाना है, ठीक है। अब इसको वेसिकल्स फॉर्म होगी यहाँ पे, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, अंदर साइटोप्लाज्म में एंटर कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक मेन क्राइटेरिया ये है कि एंडोसाइटोसिस हो रही है, यानी बाहर से कोई चीज आके सेल के अंदर एंटर कर रही है, तो इसी प्रोसेस को बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। नेक्स्ट है हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस के प्रोसेस में क्या उल्टा हो जाएगा एंडोसाइटोसिस का। अब यहाँ पे जो वेसिकल्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पे कुछ सेल का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, जो सेल के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, ठीक है। कुछ हमारे जैसे लाइसोएंजाइम्स है वो क्या करते हैं, जो भी हमारे वेस्ट मटेरियल होता है उसको मतलब अच्छे से रिमूव कर देते हैं सेल से, ठीक है। तो यहाँ पे वेसिकल्स फॉर्म होंगे और साइटोप्लाज्म से बाहर की तरफ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे रिमूवल और सेक्रेशन ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ पे कुछ सेक्रेशन वेस्ट का भी होता है और प्रोटीन्स का भी होता है, जो हमारे सेल्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट पूरा हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे ADME, यानी एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म एंड अपना एक्सक्रीशन बोलो या एलिमिनेशन बोलो। तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं एब्जॉर्प्शन, ड्रग की एब्जॉर्प्शन कैसे होती है। अब देखो मान लो कि आपने कोई ड्रग ली, ठीक है। देखो यहाँ से सपोज ये आपका ये माउथ है, ठीक है। माउथ से जैसे आपने यहाँ से कोई ड्रग ली, ठीक है, टैबलेट ली, और ये माउथ से होते होते ओसोफेगस तक, जब यहाँ पे जैसे स्टमक आ गया, स्टमक के बाद आपका जो लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके बाद आखिरी में कहते हैं रेक्टम आता है, ठीक है। अब मान लो कि जैसे साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी आपने ड्रग ओरल रूट से एडमिनिस्ट्रेट की थी अंदर, अब वो जो यहाँ से अब जब ड्रग ओसोफेगस के थ्रू स्टमक में होते होते लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन टू लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम के थ्रू बाहर आ जाएगी। तो इस पूरे प्रोसेस में यानी हमारे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और हमारा जो हमारे यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे ब्लड स्ट्रीम्स, अब स्टमक के बाद क्या होगा, स्टमक के बाद इंटेस्टाइन में जाएगी, इंटेस्टाइन से होते वो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाएगी। तो ब्लड स्ट्रीम के अंदर जाने के बाद क्या ऑब्जॉर्ब हो रही है उसके अंदर जाके, ठीक है। तो यहाँ से रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके और ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने तक की प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एब्जॉर्प्शन, ठीक है। इन दो यहाँ से यानी रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कोई भी हो सकता है आपका, पेरेंटल हो सकता है, ठीक है, या रेक्टल के थ्रू कोई भी रूट हो सकता है आपको वो, ठीक है। तो वहां से लेके जब तक वो ब्लड स्ट्रीम में ना पहुंच जाए, ठीक है, उसको हम तब तक एब्जॉर्प्शन टर्म यूज नहीं करेंगे उसके लिए। जब वो एक बार एडमिनिस्ट्रेशन रूट से लेके ब्लड स्ट्रीम के अंदर पहुंच जाए तब हम बोलेंगे कि वो उसका एब्जॉर्प्शन हो चुका है, ठीक है। एक बार इसकी टर्म देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक डेफिनेशन लिखी हुई है, मूवमेंट ऑफ ड्रग फ्रॉम अ साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जहाँ से हमने इसको एडमिनिस्ट्रेट किया था, यानी अपने बॉडी के अंदर डाला था,
इनटेक किया था, तो इनटू द ब्लड स्ट्रीम, यानी ब्लड स्ट्रीम तक पहुंचने को क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को इफेक्ट करते हैं, या आप बोल सकते हो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन। तो फर्स्ट जो हमारा है फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग। फिजिकल और केमिकल यानी उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कैसे इफेक्ट करती हैं ड्रग के एब्जॉर्प्शन को। फर्स्ट हमारा है फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट में क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके पास दो ड्रग है, ठीक है, एक है सॉलिड फॉर्म में, एक है लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, अब बताओ जो सॉलिड फॉर्म होता है वो ज़्यादा जल्दी एब्जॉर्ब होगी या लिक्विड? तो ऑब्वियस सी बात है लिक्विड होगी, क्योंकि वो वहाँ पे उसको डिसइंटीग्रेट नहीं होना पड़ेगा, वो डायरेक्टली क्या करेगी, एब्जॉर्प्शन हो जाएगी ब्लड के अंदर, उसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। लेकिन जो हमारी सॉलिड फॉर्म होती है वो सॉलिड फॉर्म में उसको डिसइंटीग्रेट होना पड़ेगा पहले, फिर जाके वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो पाएगी। तो यहाँ पे फिजिकल स्टेट में आप लिख सकते हो लिक्विड फॉर्म्स ऑफ ड्रग बेटर एब्जॉर्ब देन द सॉलिड फॉर्मुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है लिपिड सोल्युबिलिटी, यानी अगर हमारे कोई ड्रग लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा होगी तो वो एब्जॉर्प्शन में उसका ज़्यादा होगा हमारे ब्लड के अंदर। तो यहाँ पे लिखा हुआ है अनआयनाइज्ड ड्रग का मीनिंग क्या होता है कि जो ड्रग हमारी अभी आयनाइज्ड फॉर्म में नहीं आई है, अभी वो अनआयनाइज्ड फॉर्म में है। ठीक है, अनआयनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग बेटर एब्जॉर्ब देन द वाटर सोल्यूबल, यानी जो अनआयनाइज्ड फॉर्म होती है वो ज़्यादा बेटर तरीके से एब्जॉर्ब हो पाती है हमारी बॉडी के अंदर, लेकिन जो आयनाइज्ड फॉर्म है वो बेटर तरीके से हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। उस नेक्स्ट हमारे पास पार्टिकल साइज। अब पार्टिकल साइज कैसे इफेक्ट करता है, अगर मान लो हमारे पास किसी चीज़ का छोटा पार्टिकल है, यानी इसको जो स्मॉल पार्टिकल है हमारे साइज में, तो उसकी जो एब्जॉर्प्शन होगी वो ज़्यादा होगी, यानी एब्जॉर्ब बेटर देन द लार्ज वन। उसके बाद हमारे पास एग्जाम्पल भी हमारे पास जैसे कि माइक्रोफिन, एस्प्रिन हो गया आपका। ठीक है, और भी काफ़ी ड्रग है, जैसे हमारे पास डिजोक्सिन और वेल एब्जॉर्ब फ्रॉम जाइटी, यानी जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट है उससे हम इजीली उसको एब्जॉर्ब कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डिसइंटीग्रेशन टाइम। अब डिसइंटीग्रेशन जो टाइम होता है, जैसे सॉलिड फॉर्म में ज़्यादा होता है, लिक्विड फॉर्म में इतना नहीं होता। जैसे पेरेंटल फॉर्म में हम कोई चीज़ देते हैं तो उसको डिसइंटीग्रेट होने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डिसइंटीग्रेशन भी इफेक्ट करता है टाइम टेकन फॉर फॉर्मुलेशन टू ब्रेक इनटू द स्मॉल पार्टिकल्स। उसको टाइम लगता है, जब वो इतनी बड़ी फॉर्म में आप ले रहे हो टैबलेट को, तो उसको छोटे छोटे पीस में पार्टिकल में तोड़ने का भी, उसको डिसइंटीग्रेट होने का टाइम लगता है। ठीक है, तो उससे क्या होती है, उसकी जो बायोअवेलेबिलिटी है वो उसकी लेस हो जाती है। नेक्स्ट हमारे पास रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। अब आपने कौन से रूट से ड्रग ली है ये भी मैटर करता है। अगर आप पेरेंटस से ले रहे हो यानी इंजेक्शन के थ्रू ले रहे हो तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन जब अगर आपने ओरली लिया तो उसको बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो ये भी इफेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा है जो ड्रग बाय आईवी रूट बाय पास द प्रोसेस ऑफ द एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास है एज अ डायरेक्टली एंटर सर्कुलेशन, वो क्योंकि वो हमारे बॉडी के अंदर डायरेक्ट एंटर हो गई है। उसके बाद पोलर कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास एंड आयनाइज्ड ड्रग्स आर नॉट एब्जॉर्ब थ्रू द जीआईटी ट्रैक। जो हमारे पोलर यानी वाटर सोल्यूबल होते हैं, कि जो लिपिड सोल्यूबल होते हैं ना वो ही एंटर कर पाते हैं ब्लड के अंदर। ठीक है, यानी जो पोलर और आयनाइज्ड ड्रग बोलो, वाटर सोल्यूबल बोलो, वो हमारे इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं हो पाते। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जैसे एग्जांपल है, अगर हम उसको पेरेंटल रूट से ले रहे हैं, ठीक है, अगर हम पेरेंटल रूट से ले रहे हैं तो वो जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है, जैसे हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे जेंटामाइसिन। ठीक है, इसका एग्जांपल है हमारे पास। नेक्स्ट हमारे फैक्टर रिफ्लेक्ट करता है पीएच और आयनाइजेशन का, यानी पीएच और आयनाइजेशन में ये कि अगर अब कोई ड्रग आयनाइज्ड है या उसका पीएच देखो, यहाँ पे अगर हमारे पास स्ट्रॉन्ग एसिड दिया हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड में हमारे पास हेपरिन इसका एग्जांपल है। इधर हमारे पास एग्जांपल दिया बेसिक का, तो अमीनो जो हमारे पास इमीनो ग्लाइको साइड्स जो होते हैं वो बेसिक होते हैं नेचर में। ठीक है, अब यूजली जो हम वो क्या करते हैं, रिमेन आयनाइज्ड एट द पीएच, एट द ऑल पीएच, यानी वो वैसे ही आयनाइज्ड फॉर्म में रह जाते हैं। ठीक है, अब वो आयनाइज्ड फॉर्म में है तो यानी वाटर सोल्यूबल ज़्यादा होंगे, वो लिपिड सोल्यूबल बहुत कम होंगे, तो इस वजह से क्या होगा, उसकी एब्जॉर्प्शन पोरली हो जाएगी, पोर हो जाएगी उसकी एब्जॉर्प्शन। ठीक है, बट जो हमारे जैसे हमारे पास बारबिट्रेट्स का एग्जांपल है, वो क्या होता है, हमारे पास वीकली एसिड ड्रग है। ठीक है, और ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में होती है, और ये क्या करते हैं, अगर ये अनआयनाइज्ड फॉर्म में है यानी लिपिड सोल्यूबल ज़्यादा है तो ये क्या करेगी, बॉडी में हमारी जल्दी एब्जॉर्ब हो जाएगी, स्टमक के थ्रू जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती है। नेक्स्ट जो एज कम्पेयर टू जो हमारे वीक एसिड जो होते हैं, ठीक है, वीक एसिड होते हैं जैसे मॉर्फिन वगैरह हो गया, ठीक है, एम्फेटामिन हो गया, ये भी क्या होते हैं, अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं, तो ये भी जल्दी क्या हो जाते हैं। लेकिन ये वीक एसिड और वीक बेस है, इस केस में हम बात कर रहे हैं, वो क्या करते हैं, बेटर एब्जॉर्ब हो जाते हैं फ्रॉम द इंटेस्टाइन।
नेक्स्ट हमारा जो फैक्टर इन्फ्लुएंस करता है फूड। अब देखो फूड की प्रेजेंस में कई ड्रग ऐसी होती है जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाती। प्रेजेंस ऑफ फूड अफेक्ट द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सम ड्रग। जैसे फूड डिक्रीज द एब्जॉर्प्शन ऑफ द लीवर डोपा। जो हमारी लीवर डोपा होती है, ठीक है, यानी इसकी एक तरह से प्रो ड्रग है, तो उसको हम एम्प्टी स्टमक लेते हैं, ठीक है, इसको एम्प्टी स्टमक लेना होता है तभी अपना एक्शन शो कर पाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास है प्रेजेंस ऑफ अदर ड्रग्स। दूसरे ड्रग्स के प्रेजेंस में भी क्या कई बार क्या होता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है वो डिक्रीज हो जाती है। जैसे हमारे पास है सोर्बिक एसिड जो होता है, इंक्रीज एब्जॉर्प्शन ऑफ ओरल आयरन। जो हमारा सोर्बिक एसिड है, अगर हम उसको मीन्स जो और आयरन है उसको क्या करता है, उसकी जो एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास एंटा एसिड रिड्यूस द एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन है, एंटा एसिड उसको उसकी जो एब्जॉर्प्शन है डिक्रीज कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास है एरिया ऑफ एब्जॉर्बिंग सरफेस। अब मान लो कि कई केसेस में क्या होता है, जैसे जो इंटेस्टाइन होती है उसको रिमूव करना पड़ता है, ठीक है, तो नॉर्मली जो ड्रग होती है बेटर ऑब्जॉर्ब इन स्मॉल इंटेस्टाइन, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे पास विलाइज होती हैं, ठीक है, उन वो जो माइक्रोविलाइज जो होती है वो ज़्यादा सरफेस प्रोवाइड करती है एब्जॉर्प्शन करने के लिए। तो हमने वहाँ से जब वो इंटेस्टाइन को रिमूव कर दिया तो वहाँ पे वो स्पेस ही नहीं रहेगा, तो उस वजह से क्या होगा, बिकॉज ऑफ अ लार्ज सरफेस एरिया, तो वहाँ से एब्जॉर्प्शन जल्दी बेटर हो पाती थी, यानी ज़्यादा हो पाती थी। लेकिन वो जब वो हिस्सा ही नहीं रहा, तो उस वजह से क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन कम हो चुकी है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि resection of the gut decrease absorption of drug due to the reduction surface area। नेक्स्ट हमारे पास है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एंड अदर डिसीजेज। अब जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल में क्या होता है, यानी कुछ डिसीज हो जाती है, जैसे गैस्ट्रो एंटायर आइटस। तो इसमें इस केस में क्या होता है, जो हमारी पेरेंटल मूवमेंट होती है, सो जो पैरास्टाइसिस मूवमेंट होती है हमारे अंदर, जो फूड को आगे आगे करती है, जैसे मान लो, यानी जैसे आप फूड खाते हो तो उसकी जो मूवमेंट होती है वो पैरास्टाइसिस मूवमेंट की वजह से होती है। तो इसलिए ये जो हमारा ये डिसीजेस है ये करती है, जो हमारी पैरास्टाइसिस मूवमेंट है उसको इंक्रीज कर देती है, ठीक है, उस वजह से क्या होता है, उसकी एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ये थे हमारे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। और अगर आप कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।